बताइए, क्या आप भी डेंटिस्ट का नाम सुनकर डर जाते हैं? क्या उनकी चेयर से आपको भी डर लगता है? और क्या आपने सुना है कि दांत निकालने से आंखें कमजोर हो जाती हैं? आज हम ये सब जानेंगे डॉक्टर जावेद के साथ, जो कि है एक एक्सपर्ट डेंटिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शो रॉ एंड रिलेटेबल विद सुम्बुल। और आप लोग वीडियोस तो देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो। वेलकम डॉक्टर जावेद, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। वेलकम सर, थोड़ा अपने बारे में बताएंगे आप? आई एम डॉक्टर एम जे सिद्दीकी। मेरा जो क्लिनिक है वो यमुना विहार नेक्सा डेंटल सर्जरी क्लिनिक के नाम से है। और जो हमारी एक्सपर्टीज़ हैं वो ट्रॉमा या फेशियल ट्रॉमा या जॉ फ्रैक्चर्स वगैरह की हैं, और जो डेंटल प्रोसीजर है, इम्प्लांट या जो प्रोस्थेटिक हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल है। और सेकंड चीज़, हमारी ना खुद की एक ऑन लैब है कैट कैम की, जिसमें हम जिरकोनिया या आयोक्लार के क्राउन बनाते हैं। और स्पेशलिटी हमारे क्राउन्स की यही है कि एक तो अफोर्डेबल हैं वो ज़्यादा। जैसे पहले वो 6000 के थे, तो अब वो 3000 के हमने कर दिए हैं। वो 50% डिस्काउंट हमने उनका 50% जो प्राइस हमने उनका कम किया, वो सिर्फ इस बेस पे किया था क्योंकि अब हमारी खुद की लैब है। पहले हम थर्ड पार्टी थे, हम किसी और से बनवाया करते थे क्राउन्स वगैरह, लेकिन अब हमारे पास अपनी लैब है, तो इसलिए हम इसको इतनी कम कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आपके लास्ट पॉडकास्ट में आपने कहा था कि डेंटल स्कैम बहुत होते हैं, तो ये क्या डेंटल स्कैम है, क्या है? आप इसके बारे में बताइए। देखिए, डेंटल स्कैम यही है कि डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्कैम होते हैं। मैं इसको शुरू से ही कहता हूँ, स्कैम क्यों होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो डेंटल प्रोसीजर काफ़ी कॉस्टली होते हैं। ठीक है। अब इंसान जो ज़्यादातर हमारी मेजॉरिटी है, जो आवाम है या जो पब्लिक है, उसको अवेयरनेस इतनी है नहीं कि ये डेंटल ट्रीटमेंट कैसे कराना है, किससे कराना है या क्या कराना है। बस उनको कराना है और वो सिर्फ चार्जेस से कंपेयर करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। लास्ट पॉडकास्ट में मेरे से क्वेश्चन किया गया था अलाइनर्स के ऊपर। अलाइनर्स में स्कैम हुए थे। अलाइनर्स में किस तरह से स्कैम हुए थे कि अलाइनर्स जो है ना, आपने देखा होगा ऐड वगैरह कि हम आपको होम विजिट पर अलाइनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ। कि आपके घर पे आएंगे और स्कैन करेंगे और आपको फिर अलाइनर्स बना करके फैब्रिकेट करके अलाइनर्स प्रोवाइड कर देंगे। आपको 8 मंथ या 10 मंथ आपको पहनना है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एडवर्टीजमेंट था ना, वो इसी बिहाफ पर था। तो लोगों ने देखा, डेंटिस्ट से पता किया कि अलाइनर्स कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उन्होंने पता किया यार अलाइनर्स की तो 60,000, 80,000, 1.5 लाख, मिनिमम 60,000 तो आती ही है। तो अब जो डायरेक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो 40,000, 35,000, 45,000 में प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन जब वो स्कैम ओपन कैसे हुआ, ज़्यादातर के अलाइनर्स लगवाए लोगों ने स्कैन करा करके। अब आप समझे कि जब मुझे अलाइनर्स की नीड क्यों है, क्योंकि मेरे टीथ मॉल ओक्लूजन है या मेल अलाइन है, अलाइनमेंट है नहीं, तो मुझे अलाइनमेंट में लाना है, या फिर मेरे टीथ बाहर है, प्रोक्लाइन है, तो मुझे अंदर कराना है। तो वो कराने के लिए क्या होगा कि आप अलाइनर्स या ब्रेसिस कुछ भी यूज़ करें, आपको सबसे पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि इसमें स्पेस है या नहीं है। अगर आपको दांतों को अलाइनमेंट में लाना है तो स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अब वो जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो तो स्पेस क्रिएट नहीं कर सकती। स्पेस तो आपके बीच में जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वही करेंगे, बिल्कुल, या नॉर्मल कोई बीडीएस डेंटिस्ट है वो भी स्पेस क्रिएट कर देंगे अगर वो ट्रीटमेंट प्लान देते हैं तो। लेकिन उन्होंने वो डायरेक्ट पेशेंट को प्रोवाइड कराया। अब पेशेंट ने वो 5 महीने 6 महीने पहन रहे, देखा यार रिजल्ट ही नहीं मिला। रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कैसे जब तक वहाँ पे स्पेस नहीं क्रिएट होगा। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए एक डेंटिस्ट बीच में चाहिए, जो उन्होंने भी नहीं लिया, आपने भी नहीं लिया। फिर 5-6 महीने अलाइनर्स पहने, उसके बाद जब रिजल्ट नहीं मिला तो वो बंद कर दिया उन्होंने पहनने। और वो इंस्टॉलमेंट पे थे, तो उनको ये लगा कि यार मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ओपन हुआ। फिर ये इसका एहसास उनको भी हुआ, कंपनी वालों को, कि यार हमें बीच में एक डेंटिस्ट होना ज़रूरी है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप पास के किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, IPR करा लें। लेकिन उस IPR होता है इंटरप्रोक्सिमल रिडक्शन, जो दो दांत के बीच में से थोड़ा सा दांतों को स्लाइस कर देते हैं, फिर उसमें गैप बन जाता है। तो दांत को मूव करना है, आगे ले जाना है, घुमाना है, टिल्ट करना है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं। वो स्पेस क्रिएशन होता है IPR। अब किसी बीच में अदर डेंटिस्ट से आपने करवा लिया तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा या नहीं होगा। और कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी कह रही है कि IPR ठीक से हुआ है या नहीं हुआ, उनको भी नहीं। तो अब इस कंडीशन पे ना पेशेंट फंस जाता है कि यार IPR भी करा लिया मैंने, वो भी करा लिया, मेरा ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हुआ और रिस्पॉन्सिबल भी कोई नहीं है। फिर बाद में उनको एहसास हुआ कि नहीं, एक डेंटिस्ट का होना ज़रूरी है। कंपनी को भी पता चला, तो कंपनी ने, मैंने लास्ट टाइम एक कंपनी का नाम लिया था टूथसी का, तो उन्होंने अपना एक अलग से एक और कंपनी बनाई स्माइल अलाइनर्स के नाम से।
और उन्होंने डेंटिस्ट के साथ मिल करके वर्क करना स्टार्ट किया। अच्छा, पहले वो बिना डेंटिस्ट के कर रहे थे। विदाउट हाँ, डेंटिस्ट कर रहे थे, तो वो एक स्कैम था। बिल्कुल। और भी बहुत सारे स्कैम थे कि डेंटल ट्रीटमेंट में जिरकोनिया के क्राउन्स है, जिरकोनिया के क्राउन्स के अंदर आप एक्रिलिक के क्राउन्स लगा दिया करते थे। एक्रिलिक में भी मेटल नहीं होता और जिरकोनिया में मेटल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिरकोनिया सिरेमिक है, स्टोन है, और जो एक्रिलिक है वो प्लास्टिक है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी और नेचुरलिटी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो उसमें भी स्कैम हुआ करते थे। सबसे ज्यादा देखने में एक जैसे लगते हैं। हाँ, सेम लगते थे शुरुआत में तो, लेकिन कुछ मंथ बाद ही उनका वो डिस्कलर हो जाते हैं, जबकि जिरकोनिया डिस्कलर नहीं होता। तो ऐसे स्कैम डेंटिस्ट्री में भी होते रहे और सब जगह होते थे, लेकिन डेंटिस्ट्री में सबसे ज्यादा होते हैं। डेंटिस्ट्री में ही होते हैं ज्यादा, मुझे लगता है। जी। तो डेंटिस्ट्री के अलावा भी हो जाते हैं, ऐसा अच्छा। नहीं है। हाँ, इससे पहले आपने सुना होगा जैसे पैथ लैब में हुआ करते थे। पैथ लैब में कितना कि आपके 1000 के टेस्ट हैं और 700 डॉक्टर को कमीशन दी गई है। अब वो 300 में क्या टेस्ट करेंगे? हाँ। ये तो अब सोशल मीडिया के द्वारा जो अवेयर हो गए हैं लोग बाग, पहले तो ये भी नहीं था। पोज हुए थे बहुत सारे स्कैम के, डॉक्टर्स बेसिन टेस्ट हुआ करता था, BST के नाम से बोलते थे उसको। अच्छा। कि डॉक्टर्स ने टेस्ट लिख दिया, अगर पेशेंट ने पैसे कम दिए हैं तो वो उसको बेसिन में डाल दिया और रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव पेशेंट की कंडीशन देख करके बना दी। तो ये भी स्कैम थे जो एक्सपोज होते। ये ऐसे छोटे छोटे स्कैम हुए थे ये, और ये ज़्यादातर गरीब लोगों के साथ ज़्यादा होते थे। तो जो पढ़े लिखे भी नहीं होते। हाँ, स्कैम। तो ये जब एक्सपोज हुए ना, इन छोटे छोटे स्कैम की वजह से जो डॉक्टर्स थे, जो रिलायबल डॉक्टर्स हैं बहुत हैं, जो खिदमत कर रहे हैं, आवाम की भी कर रहे हैं और ऑथेंटिक भी हैं अपने काम के लिए, फिर उनके ऊपर से भी वो शक की नजरें जाने लगी पेशेंट की कि अगर इन्होंने टेस्ट लिखा है तो इनकी कमीशन है। हाँ। आज भी लोगों का जहन यही रहता है कि अगर 5 टेस्ट लिख दिए ना और कुछ नहीं निकला, हमारी एक मेंटेलिटी है कि अगर हमने कोई सिटी स्कैन भी करा लिया या तो सिटी स्कैन नॉर्मल आ गया ना, तो हमें ये लगता है कि यार ये बेकार ही कराया। दुख होता है कि कुछ निकला नहीं, हमारे 4000-6000 रुपए चले गए जी। तो ये हमारी इंडियंस की मेंटेलिटी है कि कुछ आएगा तो सही टेस्ट कराया था, अगर कुछ नहीं आएगा तो हमारा ये गलत टेस्ट कराया। स्कैन तो बड़ी चीज हो गई, ब्लड टेस्ट भी जो हम ब्लड टेस्ट में भी दुख लगता है तो वो दुख होता है कि अरे कुछ सब सही है। हाँ, सब सही है, डॉक्टर्स ने क्यों करा लिया। लेकिन हाँ, जरूरत है, कराना तो पड़ेगा ही। लेकिन स्कैम होते हैं, काफी चीजों में होते हैं, मेडिसिन में भी हुए थे, मेडिसिन में तो आज भी होते हैं सबसे ज्यादा स्कैम। तो कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं मेडिसिन का? मेडिसिन में एग्जांपल देखिए, आप मेरी बात सुनिए, जेनेरिक मेडिसिन का भी ट्रेंड चला है। आपने एक चैनल देखा होगा, आमिर खान का एक शो आया था जिसपे जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बताया गया था, सत्यमेव जयते। हाँ, सत्यमेव। उसके अंदर क्या बताया था कि हम जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं अदर्स कंट्रीज को इतने करोड़ रुपए की, और हमारे यहाँ पे एथिकल दवाइयाँ चल रही हैं। गरीब आदमी को एथिकल दवाई दें। देखिए, मैं फेवर में हूँ कि जेनेरिक मेडिसिन अच्छी चीज़ है कि अगर गवर्नमेंट ने निकाली है तो। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि सेम दवाई की कंपोजिशन के साथ में आप वो दवाइयाँ बेच रहे हैं। एक कंपनी है जो ये देख रही है कि यार मुझे एम्प्लॉय का भी देखना है, एडवर्टीजमेंट का भी देखना है, मार्केटिंग भी देखनी है, तो वो उसके हिसाब से प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर रही है। एक जेनेरिक है जिसको गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है। लेकिन आप एग्जांपल लेता हूँ मैं, एंटासिड कैप्सूल का ही, पेंटॉप DSR, रैबलेट DSR या रैबलेट डी या फिर कोई जेनेरिक का, ठीक है। अब आप जेनेरिक की MRP देखेंगे ना, तो जेनेरिक की MRP है 242 पर 10 कैप्सूल, यानी 24 रुपए 20 पैसे का एक कैप्सूल सही MRP। अब उसको लेने जाओ आप मार्केट से, तो वो कितने का मिल रहा है? वो 15 रुपए या 20 रुपए का पूरी स्ट्रिप मिल रही है, जिसकी 242 MRP थी। अब जो 242 MRP वाला 15 रुपीज़ का हमें मिल रहा है, डॉक्टर्स को मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है वो 30 रुपए का दे रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपको 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। 242 वाला आपको दे रहा है 120 में। यार 120 में हमें क्यों चाहिए जब वो 15 रुपए का है? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस पर कैपिंग लगा देनी चाहिए कि यार हमने ये जो जेनेरिक बनाया है ना, इसकी MRP इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कि आप 15 रुपए आपकी कॉस्ट आ रही है 5 रुपए सपोज करो, और 15 रुपए का आपको मार्केट में बेचना है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भी देना है, होलसेलर को भी देना, तो आप उस पर कहोगे नहीं हमें 30 रुपए से ज़्यादा की इस पर कैपिंग रखना है, 30 रुपए से ज़्यादा इसकी MRP नहीं होनी। अगर ये सिस्टम क्रिएट हुआ तो माफिया खत्म होगा, अदरवाइज सबसे ज़्यादा स्कैम इस मेडिसिन में होंगे। अच्छा, यानी जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो बहुत महंगी ले रहे हैं भाई। जेनेरिक का मतलब ही यही है ना कि आप जेनेरिक 15 रुपए वाली दवाई 120 में ले रही हैं, आपको लग रहा है कि मुझे 100 मतलब 50% डिस्काउंट में मिला है, तो 50% कहाँ रह गया? आपको तो 6 गुना महंगा मिली है ना वो। तो गवर्नमेंट को जो पहला स्टेप लेना चाहिए था वो यही लेना चाहिए था कि नहीं, मुझे जो है ना इस दवाई के ऊपर कैपिंग लगानी है कि इतनी MRP से ज़्यादा आप इसको नहीं रखोगे,
आप 5% डिस्काउंट भी मत दें, आप प्राइस टू प्राइस बेचा, लेकिन डिस्काउंट के नाम पर ये जो इतनी बड़ी एमआरपी है ना, सेफुरेक्सिम टैबलेट आपकी 400-500 की स्ट्रिप्स है। ठीक अब वो है। 400-500 की जो स्ट्रिप्स है ना, वो 50 to 60 या 70 रुपीज की आपको मार्केट में मिल जाती है जेनेरिक। अब 400 की हो, आप 30% डिस्काउंट दे रहे हैं डॉक्टर्स, मेजोरिटी डेंटिस्ट डॉक्टर्स की बता रहा हूँ मैं, डेंटिस्ट हो या फिजिशियंस हो। फिजिशियंस का तो काम ही मेडिसिन पे है, डेंटिस्ट का तो काम भी मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। डेंटिस्ट तो दे या ना दे, मेडिसिन में सबसे कम स्कैम जो होता है वो डेंटिस्ट्री में होता है। अच्छा। लेकिन जो फिजिशियंस का वर्क है वो सारा का सारा मेडिसिन बेस है। तो अब 800, अब यार एक डॉक्टर की फीस 600 है, बिल्कुल, पेशेंट ने 600 वो पे की है आपकी काबिलियत देख करके कि यार ये इतना कैपेबल है। अब जब 600 पे किए हैं तो वो मेडिसिन एथिकल तो दें। वो मेडिसिन भी वहीं जेनेरिक दे रहे हैं जिसमें कि 1500 की मेडिसिन दी, 3 महीने वो दवाई खा रहे हैं। जो जिस दवाई से वो 1 वीक में ठीक हो सकता था, उसके लिए उनको 2 महीने दवाई खानी पड़ रही है, और दवाइयों के साइड इफेक्ट वो अलग झेल रहे हैं। सिर्फ दवाई खाने का स्ट्रेस नहीं है ना, उसके साइड इफेक्ट भी तो हैं। बिल्कुल, पैसे भी जा रहे हैं, परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और 2 महीने अगर कोई इंसान बीमार हो रहा है, जो 1 हफ्ते में ठीक हो सकता था, उसका स्ट्रेस 1 हफ्ते में खत्म हो गया। अगर वही लो क्वालिटी की दवाइयां खा करके 2 महीने में ठीक हो रहा है, तो 2 महीने जो स्ट्रेस रहा उसकी वजह से एक नई बीमारी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, सारी बीमारियां जो हैं वो स्ट्रेस की हैं। तो ये जो स्कैम चल रहा है ना, ये सब जगह है स्कैम, लेकिन डेंटिस्ट्री में भी स्कैम है जो मेजोरिटी है, और मेडिसिन में भी काफ़ी स्कैम है। मैं तो इस पर कई बार बोल चुका हूँ कि मेडिसिन में ये स्कैम है। सबसे पहला काम, क्वालिटी चेक नहीं है, आपकी क्वालिटी इतनी घटिया है। आप एक पेन किलर खा लो, 5-10 मिनट 20 मिनट असर रहेगा थोड़ी सा, उसके बाद फिर वही कंडीशन। मैं यही कहने वाली थी। जेनेरिक का ये हाल है। आप किसी अच्छी ऑथेंटिक एथिकल दवाइयाँ खाएं, आप उसका रिजल्ट देखें, 6 आवर्स 8 आवर्स 12 आवर्स रहता है। तो ये मेडिसिन हमें ओरिजिनल और मतलब कहते हैं ना ऑथेंटिक मेडिसिन हमें मिलेंगी कहाँ, मतलब यार ये तो मुझे भी पता नहीं चला। है ना? अब आप खुद सोचो कैसे हम कि यकीन मतलब करें? हम डॉक्टर्स होने के बावजूद नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये जेनेरिक है या ये एथिकल है। हाँ। अब एमआर आ रहा है हमारे पास, करा है सर, हम इस पर 70% डिस्काउंट दे देंगे, हमारी दवाइयाँ रखवा दें, ये एथिकल है, इनका रिजल्ट अच्छा है। मैंने कहा एक गोली तू खा के देख ले भाई, ये वाली एक, ये वाली खा के देख ले, मुझे बता रिजल्ट किसका अच्छा है। फिर वो चुप। मैंने कहा अच्छा ईमानदारी से बता दे इसका रिजल्ट सेम है। फिर वो चुप, क्योंकि उसको पता है कि यार जो कंपनी मुझे पे कर रही है ना, वो उस लेवल की दवाइयाँ दे ही नहीं सकती जो एथिकल दवाइयाँ हैं। एथिकल दवाइयों जैसी क्वालिटी चेक किसका काम है? अच्छा आप बताएं, ये ड्रग्स वालों का काम है ना, कि आपकी कोई कंपनी है तो उसकी एक क्राइटेरिया बना दिया जाए कि आपकी ये जो क्वालिटी, ये जो दवाई की कंपोजिशन है इतनी इतनी डलेंगी, इसको चेक करने की जिम्मेवारी इसकी है। अगर इसमें ये रिजल्ट नहीं पाया गया तो कंपनी बाद में बंद होगी। पहले ये जो इंस्पेक्टर है, ड्रग इंस्पेक्टर है, या जो क्वालिटी चेक कर रहा है, पहले ये जेल जाएगा। फर्स्ट चीज़। 2-3 चीज़ें इसके अंदर हो जानी चाहिए। क्वालिटी चेक, उस मेडिसिन की स्ट्रिप्स पर किसने चेक किया इसकी क्वालिटी, उस लैब का नाम होना चाहिए, जिससे कि अगला क्वेश्चन भाई नहीं है, किसी ने केस भी किया तो पता चल जाए इस वाली लैब ने चेक किया था। ये ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं होने वाली, नहीं होगी, बिल्कुल और नहीं ये हो इतना सकती। बड़ा स्कैम है कि पकड़ा भी नहीं जाएगा, इसीलिए पकड़ा तो रोज जाएगा, कर कोई कुछ नहीं सकता। सुबह शाम, मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखें। सैफ, हेलो। हाँ संजय जी, क्या हाल है? नमस्कार जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ। संजय तो थोड़ा बाहर है, आउट ऑफ स्टेशन है 2 दिन। अच्छा, कोई बात नहीं। ये बताओ, अपने पास सेफुरोक्सिम पड़ी है? सेफुरोक्सिम टैबलेट। 1 मिनट, ये टैबलेट कैरेट किया है कार्तिक। हाँ सर, बोलना नाम। सेफुरोक्सिम टैबलेट पड़ी है? नहीं सर, अभी नहीं पड़ी। ये तो नहीं कह रही है सेफुरोक्सिम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 500 mg में होगी ये, आईवी एल्केम की। हाँ, कितने की है? मार्च 26 की एक्सपायरी है। कोई बात नहीं, कितने की है? रेट नहीं पता सर, आपको भेज देंगे, आपको चाहिए ले जाइए आप। यार रेट तो बता दो एक बार। रेट तो भैया कोई पता है, ये कुछ इसका पता है क्या रेट? शॉर्ट में है, शॉर्ट में 500। 500 में सर वही होगी ये 400 रुपए के आसपास। 40 रुपीज की 10 टैबलेट। एमआरपी कितनी है? 10 टैबलेट होगी 40 रुपीज की। एमआरपी कितनी है इसकी? 570 रुपए की एमआरपी है। 570 की यार। हाँ। ठीक है, 40 रुपए की पड़ेगी ना? 40 रुपए की। हाँ हाँ, 6 टैबलेट का पत्ता ना। 50 रुपए।
चलिए ठीक है संजय जी, आ जाए, मुझे फोन करा दीजिएगा एक बार, है ना, कहना डॉक्टर साहब की कॉल आई थी। मंडे को आएंगे सर, कोई आप बात नहीं, कोई चाहिए बात नहीं, तो ये ले जाइए आप, 45 रुपीज की 6 टैबलेट आएगी ये। ठीक है, ओके ओके हाँ। ओके जी। 570 MRP है और 45 रुपीज़ की वो दे रहे हैं एक स्ट्रिप। अब आप एग्जाम्पल लगा, मैं उसको 50% डिस्काउंट में देता हूँ आपको। 570 के कितने हो गए आप? 280। हाँ 280, ठीक है, ऑलमोस्ट 285 हो गए। अब वही चीज़ जो मेरे पास 45 रुपीज़ की आ रही है, मैं आपको 50% आपका एहसान करके ना 285 की दे रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ जो सेफ्टम है ना, वो 400 के आसपास उसकी MRP होगी। इसके रिजल्ट में इसके रिजल्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। सेफ्टम अच्छी है। हाँ सेफ्टम अच्छी है, सेफ्टम एथिकल है। और ये ड्रग किस लिए यूज़ होती है? ये बहुत कॉमन है एज ए एंटीबायोटिक। जैसे ज़्यादातर ये सिजेरियन वगैरह के बाद भी फीमेल्स को दी जाती है। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, हीलिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अमोक्सिसिलिन टाइप, अमोक्सिक्लेव के बाद से अपर वर्जन है ये। सेफाडॉक्सिन उसके बाद फिर थोड़ा और अपर हैवी में जाएंगे तो सेफाडॉक्सिन है। तो अब आप सोचो कि यार एक वुमन है, प्रेग्नेंट वुमन है, उसको अभी सिजेरियन हुआ है और आप उसको जेनेरिक दवाइयाँ खिलाए जा रहे हो, उसको जो दर्द 5 दिन में बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। सेफ्टम खाएंगे आप 5 डेज बाद देखना वो अच्छे से चलेगी लेडी। कि उसको दर्द नहीं हो रहा, हीलिंग बहुत स्पीड से हो रही है। और वो 2 वीक्स 3 वीक्स खा रही है, 3 वीक्स उसके पैसे भी एक्स्ट्रा गए और अब उसकी सेहत भी गई, उसकी सेहत भी गई और स्ट्रेस भी गया, और परेशानी भी उनको झेलनी पड़ गई है। बिल्कुल ये नहीं देख पा रहा है। नहीं तो माफिया तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मैं बहुत छोटी सी चीज़ कह रहा हूँ। इतनी समझ एक उस डॉक्टर को तो होनी चाहिए ना, जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, अगर वो आपसे फीस ले रहा है, फी उसकी अच्छी है, फॉर एग्जांपल 400-500 अगर कोई फी ले रहा है ना, फॉर एग्जांपल, ये ज़्यादा फी नहीं है, 1000 भी फी है, 800 भी फी है, 500 तो बहुत नॉर्मल है। हाँ, लेकिन वो 500 एक बार सोचेगा, जो आपके पास पेशेंट आ रहा है ना, वो 80% पेशेंट ना मिडिल क्लास है, जिसको 500 ना हो सकता है कि उसकी हाफ डे की अर्निंग हो। 1 डे में ऐसे बहुत लोग हैं जो 30,000-25,000 ही कमाते हैं महीने के, तो उनकी आधे दिन की कमाई है 500। अब उसके बाद उनको दवाइयाँ भी लेनी है, दवाइयाँ भी 1,000-1,200-1,500 रुपये की आ रही हैं, तो उसकी तो गई ना 3 दिन की या 2 दिन की कमाई, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा उसको। बिल्कुल, पैसे भी गए। तो ये स्कैम सब में होता है, इतना खराब चीज़ है ये, इसको नहीं समझ रहा कोई भी। ये पिसता लोअर तबका और मिडिल तबका, वो हमेशा ही पिसेगा, है ना, वो हमेशा ही पिसेगा। उसको नहीं कोई। वो कहते हैं ना, गरीब और गरीब हुए जा रहा है, अमीर और अमीर हुए जा रहा है। हाँ, मेरे को पता है ना कि वो मुझे ऑथेंटिक दिलवा दो भाई। अमीर तो ऑनलाइन भी मंगा लेता ऑथेंटिक, गरीब को भरोसा रहता है डॉक्टर पे ज्यादा। बिल्कुल, मिडिल क्लास और गरीब क्लास जितना ज्यादा भरोसा डॉक्टर पे करता है ना, कोई नहीं करता, अमीर नहीं करता। अमीर को नॉलेज है के बाद डॉक्टर यही कहा गया है हर तरह से, तो वो मानने को राजी है और इसीलिए वो पिस रहा है। मंदिर में भी गरीब, और मंदिर मस्जिद मजार जहाँ भी है ना, वो सब मिडिल क्लास और गरीब ही पिसता है, क्योंकि एतकाद मतलब विश्वास बहुत ज्यादा है। विश्वास भी है, उसके दिमाग भी ऐसे ही है ना, उसको एक तो वो परेशान है, परेशानी में और पैसे दे के आ गया। वो उसको इतनी समझ है ही नहीं कि मुझे कहाँ पे ये पैसा यूज करना है। हो सकता है कि मेरे पास अगर 2,000 रुपये, तो मैं इससे कुछ काम कर लूँ या कहीं ऐसी जगह लगा दूँ जिससे मुझे 2 के 3 मिल जाए, या मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर लूँ। नहीं, वो 2,000 के 23 घंटे का काम करा लेगा। हाँ, उसमें उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको ये लगेगा कि एक झटके में ठीक करने वाला है, इस उम्मीद पे वो जिए जा रहा है और वो पिस रहा है। तो ऐसे ही, और कभी कभी इत्तेफाक से सही भी हो जाते हैं, तो वो और यकीन बढ़ जाता है, फिर 10 कि को फंसा देता है, वो सब कुछ, फिर 10 को फंसा देता है कि बाबा इतने पहुंचे हुए हैं कि इन्होंने तो मेरा ये कर दिया था, औलाद हो गई, इन्हीं से हो गई। अच्छा सर, हम जब पैसों की बात कर रहे हैं, तो आपका जो ये प्रोफेशन है डेंटल, तो ये इतना महंगा क्यों है डेंटल केयर? असल में डेंटल ट्रीटमेंट इसलिए महंगे हैं क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट जो है ना, वो सिंगल टाइम के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपको इम्प्लांट कराना है तो वो 10 to 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए आपका एक बार ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। आपका एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जांपल आपका हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, आप उसको इतना सीरियस लिए हुए हो, जबकि आप हाथ में कुछ भी ना कराएं, एक कपड़ा बांध लें, एक लकड़ी का फट्टा बांध रहे हैं, वो जुड़ जाएगा, टेढ़ा जुड़ जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा आप समझे। लेकिन आपको समझ है कि यार ये टेढ़ा नहीं जुड़ना चाहिए। तीत को आप इतना हल्के में ले रहे हैं कि आपने मोलर निकलवा दिया, आपको लग रहा है मेरे पास तो 32 दांत हैं। 32 दांत नहीं है, आपके पास काटने के दांत अलग है, चबाने के दांत अलग है, और फाड़ने के लिए, टीयर करने के लिए दांत अलग है। जो कैनाइन्स हैं उससे आप नॉनवेज वगैरह टीयर करेंगे, जो मोलर्स हैं उनसे आप करें। आप खाना खाएं कभी, रोटियां आगे के दांतों से चबा के देखें, ऐसे ऐसे करके, आपको 1 घंटा लग जाएगा, रोटी नहीं चबेगी, क्योंकि इनका काम ही नहीं है। इनका काम है बाइटिंग करने का, काटने का, चबाने का काम पीछे का है। अब पेशेंट को नहीं नॉलेज है,
वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि यार दांत है निकलवा दो, रूट कनाल मुझे नहीं करानी, क्राउन मुझे नहीं लगवाने, जबकि वो दांत जो आप ट्रीटमेंट करा रहे हो 5 ईयर्स 8 ईयर्स 10 ईयर्स आपको यूज करना है। आपका हाथ का इतना यूज नहीं है जितना दांत का यूज है। बिल्कुल। कुछ सामान उठाना तब आपका हाथ है हिलाना, लेकिन आप बातें करना तो भी आपके दांत चल रहे हैं। फेशियल प्रोफाइल आपकी मेंटेन करके दांत रखते हैं, स्पीच में आपकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो जो इम्पोर्टेंस है ना वो हम लोगों को पता नहीं है, इसकी वजह से डेंटल ट्रीटमेंट महंगा लगता है। हालांकि इंडिया से ज़्यादा सस्ता डेंटल ट्रीटमेंट कहीं नहीं है। आप फॉरेन गल्फ कंट्रीज का सबसे ज़्यादा पेशेंट यहाँ आता है। आप ऑस्ट्रेलिया में, अभी मेरे पास एक केस है, 4-5 पेशेंट थे जो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ शादी में आए हुए थे, उनको हमने ट्रीटमेंट किया है। आप फुल माउथ रिहैब मतलब यहाँ से लेके 28 क्राउन्स हमने उनको दिए, क्योंकि एट्रीटेड टूथ थे सारे और विदाउट रूट कैनाल उनको देने को। तो 3000 के हिसाब से 84,000 में उनको एक दांत निकलवाने के लिए 2.5 लाख पे करना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे सिर्फ 80,000 में उनका पूरा प्रोफाइल चेंज हो गई। तो खुश सारे क्राउन खुश नहीं, उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ चंद सिक्के दिए हमने और हमारा काम हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी और हम लोगों को इसलिए महंगा लगता है क्योंकि कमाई कम है। हम लोगों के जो मेजोरिटी है ना वो 10,000 20,000 30,000 वाली है। अब गरीब लोग कहाँ से आपको 10,000 20,000 प्रोवाइड करेंगे या 1 लाख 2 लाख। हालांकि जो इंडिया के अंदर अब इतनी अवेयरनेस हो गई है पिछले 10 सालों में, मैं देख रहा हूँ कि समझाने नहीं पड़ता है कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट करना है, वो खुद ही नॉलेज लेकर के आ रहा है और पे भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा पे भी कर रहा है। अवेयरनेस बहुत हो गई है। और बाहर का पेशेंट इतना, जितने अच्छे स्किलफुल डेंटिस्ट इंडिया में ना, मुझे नहीं लगता ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं होंगे। पूरे वर्ल्ड से पेशेंट हमारे इंडिया के अंदर आता है। बॉम्बे, गुड़गांव में तो हब है डेंटल टूरिज्म जो है ना। डेंटल टूरिज्म का मतलब यही है कि वहाँ से कहते हैं कि आपको हम पैकेज देंगे 12 लाख का, आपको फुल माउथ रिहैब करा देंगे, पूरे इम्प्लांट के साथ में पूरा जॉ लगा देंगे और आपको यहाँ घुमाएंगे भी। 1 महीना आपको रखेंगे, 2 महीने रखेंगे, 2 महीने में पूरा इंडिया घुमाएंगे, होटल्स प्रोवाइड करेंगे। 12 लाख उनको लग रहा है यार कुछ भी नहीं है, उनकी 1 मंथ का भी सैलरी नहीं है यार। हम इंडिया भी घूम के आ रहे हैं 12 लाख में, 13 लाख में, और वहाँ पे कितने का कॉस्ट आ रही है उसकी 60 लाख 70 लाख फुल माउथ रिहैब की। तो बहुत फ़र्क है अब इंडिया के अंदर, इसलिए इस महंगा बिल्कुल नहीं है, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है। यहाँ से ज़्यादा सस्ता मुझे नहीं लगता और ओवर वर्ल्ड में कहीं होगा। तो सर क्या ये ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में भी कवर्ड होता है? नहीं, इंश्योरेंस में तो कहीं भी कवर नहीं होता। कुछ यूएसए वगैरह में तो होता है, लेकिन इंडिया में नहीं होता। कुछ कंपनीज अब इंश्योरेंस में कवर करने लगी हैं, जो कंपनी पर वो कैपिंग दे देती हैं। जियो से मैंने कहा ना कि मेडिसिन पे कैपिंग होनी चाहिए, उन्होंने इसमें कैपिंग कर दी है कि हम 35,000 का आपको रिइम्बर्स करेंगे, 50,000 का करेंगे, 60,000 का मैक्सिमम करेंगे, आपको जो कराना है करा ले, क्योंकि उनको भी पता है कि ये महंगा जाता है। महंगा जाता है, इसलिए उन्होंने कैपिंग दे दी। हाँ सही। तो सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं होता ये ट्रीटमेंट? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डेंटल कॉलेजेस हैं तो वहाँ तो हो जाता है, जो वैसे नॉर्मल जनरल हॉस्पिटल हैं वहाँ नहीं होता है डेंटल ट्रीटमेंट। वहाँ सिर्फ एक्सट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा इक्विपमेंट, इतने कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, इतना मटेरियल्स कॉस्टली होता है। दूसरी चीज़ है ना, स्किल वाला सेटअप है। जो वर्क है ना, ये स्किल का है कि आपको नहीं पता होता कि आपको ये काम एग्जैक्ट करना है। हो सकता है जब से एक्सट्रैक्शन करना है कि मुझे 2 इंस्ट्रूमेंट ये वाले यूज़ करने हैं, नहीं निकल रहा था मुझे और भी करने हैं। कई बार तो हमारा ऐसा होता है कि एक टूथ की रूट को निकालने के लिए इतने सारे इक्विपमेंट बाहर करने पड़ जाते हैं। अब वो इतने इक्विपमेंट हमारे पास तो अपने क्लिनिक है, हमने 1 टाइम वो किया, अब उसका हिसाब देना, उसको मेंटेन करना, स्टरलाइज करना, फिर पैक करना, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डेंटल ट्रीटमेंट नहीं होता है। सिर्फ एक्सट्रैक्शन हो सकता है, बाकी और कुछ नहीं। बेसिक जैसा बेसिक बस दांत निकलवा सकते हैं बस ज़्यादातर। बाकी जैसे अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराना तो फिर वो ना कोलैबोरेट करना पड़ेगा किसी डेंटिस्ट के साथ में, इस तरह से कि हम आपको पेशेंट प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको इतनी कैपिंग रख देनी है, इतने चार्जेस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके, आप अपना क्लिनिक यहाँ पे करा, और हमें ये रिजल्ट चाहिए, और इसको अपलोड भी करोगे आप सेटअप पर। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपको प्री एंड पोस्ट देना है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, पेशेंट ने आपको फीडबैक दिया कि हाँ जी मैं 5 स्टार दे रहा हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, तो आपको इतने पे होंगे। 4 स्टार दिए तो इतने पे होंगे, 2 स्टार हुए तो उसमें डेंटिस्ट भी अपना 100% देंगे और पेशेंट को भी बेनिफिट होगा, वो भी पेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल रूट कैनाल बाहर 4-5 हज़ार रुपए की हो रही है, अब वहाँ कहते हैं कि हम 1500 देंगे, 1000 देंगे। तो अब जिसको क्लिनिक करना है उसको पता है कि यार अगर मैं 1000 ले भी रहा हूँ, मुझे थोड़ा भी अमाउंट बच रही है, पर मेरे पास पेशेंट 20 है, इसमें नहीं तो अगले वाले ट्रीटमेंट में मिल जाएंगे। तो ये कोलैबोरेट हो जाए गवर्नमेंट का और किसी अच्छे प्रैक्टिशनर के साथ में, तो शायद ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कामयाब होगा सेटअप, अदरवाइज तो ऐसे ही चलता रहेगा।
सर ये जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, इसमें कैसे डेंटल हो जाता है सस्ता? देखो डेंटल कॉलेजेस में जो सस्ता ट्रीटमेंट होता है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट हो, उसका एक रीज़न ये होता है क्योंकि जो वहाँ पे ट्रेनिंग है, जो बच्चा पढ़ रहे हैं उनको भी पेशेंट ऑपरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है। ठीक है, जैसे फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, इंटर्नशिप में है, अब उनको पेशेंट को ऑपरेट करना है। अब पेशेंट को भी पता है कि मुझे ये ट्रेनी है, एक स्किल डेंटिस्ट अभी प्रॉपर नहीं बन पाए, मेंटली प्रिपेयर होते हैं वो फिर। हाँ तो वो कि मेंटली उसके प्रिपेयर हाथों होते में हैं कि जाने हाँ के मुझे लिए जाना ही है तो कि मुझे सस्ता ट्रेनिंग, कराना है तो हाँ हाँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, तो इसलिए वहाँ पे सस्ता भी हो जाता है। और फिर उनको भी पेशेंट चाहिए ही होता है, तो वरना वो हाँ। पेशेंट को अगर पे ही करेगा पेशेंट, तो आपको गवर्नमेंट या डेंटल कॉलेज होते कहाँ हैं, वो काफ़ी दूरी पे होते हैं शहर की। बिल्कुल। इतना डिस्टेंस आदमी चल के जा रहा है, उसको कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना, वहाँ भी अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाता है, लेकिन उसको चल के जाने का यही एडवांटेज है कि सस्ता मिल जाता है। और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनको पेशेंट चाहिए ही चाहिए बच्चों को ट्रीटमेंट सिखाने के लिए, तो इसलिए वो सस्ता हो जाता है। अच्छा, अब मैं आती हूँ बच्चों के ऊपर, जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है हर पेरेंट्स के लिए आज की जनरेशन में, या छोटे बच्चे हर किसी के घर में होते हैं। तो सर इनके दांतों में जो कैविटी लगती है, काले काले हो जाते हैं, कई बार तो गड्ढे भी हो जाते हैं जिसमें पेन होता है, तो पूरे ये ब्लैक हो जाते हैं teeth। पूरे ब्लैक हो जाते हैं टीथ, तो ये क्या है इसका रीजन? इसका रीज़न देखिए मेजोरिटी तो यही है कि इसको बोलते हैं नर्सिंग बॉटल कैरीज। अच्छा। नर्सिंग बॉटल कैरीज मतलब जो बच्चा फीडर बॉटल लगा लेता है ना मुंह में फीडर, उसको पिला दिया और उसके बाद उसको सुला दिया। सोते वक्त एक हैबिट बना दी जाती है कि यार ये फीडर पी करके ही सो जाएगा जल्दी से, पीते पीते। अब क्या हुआ, जो बच्चे का दांत है ना, जो टीथ हैं, वो इनेमल उसके अभी वीक हैं, ग्रोइंग स्टेज में। अब आपके ऊपर मीठा दूध आपने उसके मुंह में लगा हुआ, वो पूरी रात 12 घंटे तक उस पर वो बैक्टीरिया वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए वो दांतों में जल्दी कैरीज लगती है। और वो कैरीज लगती है तो वो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है, जिसकी वजह से देखा होगा बच्चों के दांत पूरे ब्लैक हो जाते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत सिंपल से लॉजिक है कि आपको होल नाइट आपको वो दूध मुंह में नहीं रहना चाहिए, वो मिल्क जो है। उसका एक तरीका ये है कि या तो आप उसकी हैबिट चेंज कर रहे हो, शुरू में बहुत टफ लगता है। मेरी वाइफ से मैंने जब ये कहा था ना, मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले की ये वीडियो बनाई थी कि नर्सिंग बॉटल कैरीज से कैसे बचें, तो मेरी जो बेटी है वो फीडर लगा के सोती थी, तो मैंने मेरी वाइफ को कहा, मैंने कहा एक काम करो, आप इनको फीडर लगा के मत सुलाया करो। तो उन्होंने कहा लो आप सुला के दिखा दो। मैंने सुलाया, 1 घंटा हो गया भाई, सोई नहीं, हैबिट हो गई। फिर थोड़ी देर में मैंने मेरी वाइफ गई, मैंने फीडर लगा दी, मैंने कहा लो फीडर, वो सो गई। फिर धीरे धीरे फिर हमने उनकी हैबिट चेंज की, वो ऐसे चेंज की कि जैसे हम पहले उसको बोतल 10 o'clock पिलाते थे, फिर हमने उनको 8 बजे पिलानी स्टार्ट कर दी। इससे क्या हुआ कि कुछ दिन बाद वो 10 बजे तक बच्चा फ्री हो गया, पानी वानी पी लिया उसने, तो फिर हट गया। हाँ, फिर शुरुआत में तो हमें उसको 10 बजे भी पानी की बोतल पिला देकर, उसको एक हैबिट बनी हुई थी कि मुझे मुंह में फीडर चाहिए चाहिए, तो हम उसके अंदर थोड़ा तो गुनगुना पानी लगा दिया करते थे, तो वो पानी पी के सो जाया करती थी, तो टीथ खिला। फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट प्रॉपर हमने चेंज की, उसमें काफ़ी टाइम लगा। उसका दूसरा एक तरीका ये भी है कि आपने अगर फीडर लगा दिया है, आप थोड़ा सा केयर कर सकते हैं, तो एक वेट कॉटन लें, गीली कॉटन, और उससे टीथ को क्लीन कर दें, सोते सोते ही कर दें। बच्चे का मुंह खोल के जबरदस्ती, बच्चे की नींद इतनी अच्छी होती है कि आप उसको नींद में उठा के इधर ले जाएं उधर ले जाएं, वो सोता रहता है, ऐसे मुंह खोल करके भी क्लीन हो जाता है अगर आप केयर कर सकते हैं। तो नर्सिंग बॉटल कैरीज से बचने का एक सबसे आसान। हाँ सर, ये तो बहुत ही छोटे बच्चों की बात होगी, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चों की बात फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को तो ब्रश करना है, और कोई रीजन नहीं है। अगर वो ट्वाइस ब्रश करेंगे तो ठीक है। फिर हैबिट, आप ब्रश 4 बार करा रहे हैं, हैबिट उनकी चेंज नहीं है, आप पूरे दिन में टॉफी चॉकलेट्स खा रहे हैं। हाँ। कोई भी ऐसा टॉफी चॉकलेट बदनाम नहीं है, आप समझे, वो चीज़ जो दांतों में स्टिक करती है, चिप्स सारी स्टिक करती है, कुरकुरे ऐसी चीज़ें, या मैदे की चीज़ें, बिस्किट वगैरह, ये सबसे ज़्यादा स्टिक करते हैं। तो जब जितनी देर तक वो चिप करेंगे उतनी देर बैक्टीरिया वर्क करेगा, तो वो हैबिट चेंज करनी है उनकी। 2 बार ब्रश करने के साथ साथ हैबिट ज़रूर चेंज करना। ज़्यादा बच्चों को सलाद और या गुआवा, अमरूद, फ्रूट्स ऐसी चीज़ें दें। आप खुद कभी इमेजिन करना है कि देखिए विटामिन सी का इतना अच्छा सोर्स है हमारा गुआवा, आप गुआवा खिलाएं, टीथ क्लीन मिलेंगे। आपको ब्रश नहीं कर रहे हैं, आप ऑरेंज खिला दें बच्चों को, एक बार ऑरेंज खिलाएंगे ना, एक बार ब्रश कर रहा है उससे अच्छे क्लीन ऑरेंज कर देता है विटामिन सी। ऐसे ही आप एप्पल खिलाएं, देखिए एप्पल खाने के बाद में कितने अच्छे टीथ क्लीन हो जाते हैं बच्चों के, ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएंगे ना, वो तो नेचुरल चीज है। और जितना ये पर ये चीज हम खाते ही नहीं है, हम सिर्फ एक बार ब्रश कराना है, 4 बार टॉफी, चॉकलेट या कैंडी या चिप्स वगैरह या बिस्किट, ब्रेड, ऐसी चीजें खा रहे हैं जो दांतों में ज्यादा स्टिक करती है, तो वो 2 बार ब्रश भी काम नहीं करता। सुबह शाम वैसे ब्रश तो जरूरी है, ब्रश कंपलसरी है, लेकिन हैबिट उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सर जैसे दूध के दांत खराब हो गए, हम बात कर रहे हैं, काले हो गए, गड्ढे हो गए कुछ, तो अब जब वो टूट के आएंगे तो क्या वो भी खराब आएंगे या वो सही आएंगे?
जो पक्के दांत आएंगे ना वो ज्यादातर मेजोरिटी में सही आते हैं, क्योंकि ये अच्छा। जो टूथ खराब हुए ना ये ऊपर के राउंड्स के खराब हुए हैं। अगर किसी दांत में इतना ज्यादा डीप इन्फेक्शन हो गया है कि उसकी वजह से एब्सेस बन गया है तो आपका परमानेंट टीथ खराब होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अदरवाइज तो वो दांत टूट जाते हैं, जो नए दांत आते हैं वो ठीक आते हैं। लेकिन बच्चों को कई बार नहीं पता होता है, तो वो जो नए इरप्शन हो रहे होते हैं ना टीथ वो भी खराब हो जाते हैं, कैरीज लग जाती है, तो वो सोचते हैं कि ये भी दूध के दांत हैं। इस मिस्टेक में भी बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि 8 ईयर्स की लड़की आई, मैंने पूछा ये दोनों दांत कहाँ हैं, कह रही है तो दूध के थे हमने निकलवा दिए। ओहो, उनको नहीं पता वो दोनों पक्के दांत थे। 6 साल में मोलर आ जाता है, फर्स्ट मोलर। हाँ। 6 साल की स्टार्टिंग में ही फर्स्ट मोलर आ जाता है, और जो दूध के दांत थे वो टूटने स्टार्ट होते हैं बाद में 8 साल में 9 साल में। तो अब उनको ये लगता है कि अभी दूध के ही दांत हैं, अभी तो टूटे ही नहीं, क्योंकि सामने के दांत ही 7 साल 6 से 7 साल के बीच में टूटते हैं, किसी के 7 से 8 में, उससे पहले मोलर आ गया, तो उनको नहीं पता होता और वो निकलवा देते हैं। और वो किसी कोएक्स पे जाकर के निकलवा देते हैं, उसको भी पता नहीं है कि ये पक्का दांत है। जिनको पता है पक्का दांत है वो फिर वो रूट कैनाल कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है रूट कैनाल की कंडीशन भी नहीं बचती है, तो इस कंडीशन पे भी दांत निकलवाना पड़ जाता है। बहुत पेशेंट हमारे पास भी ऐसे हैं जो छोटे बच्चों का अभी से ही हाल हो रहा है, तो फिर आगे वो कैसे करेंगे? मतलब ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, ध्यान रखना चाहिए, ये पेरेंट्स का काम है अभी। जी। अच्छा सर, पहले तो आप देखते ही हैं, आप इस फील्ड में है कि पहले के लोग तो दांत वाला कुछ देखते ही नहीं थे। पुराने ज़माने के लोगों को तो पता ही नहीं था कि दांत का भी कोई डॉक्टर होता है कुछ, बल्कि ये होता था कि अगर कोई जा भी रहा है तो उसको कहते थे कि अरे दांत मत निकलवाओ, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये सब मिथ है या सच में ऐसा होता है? नहीं, दांत निकलवाने से आंखें कमजोर होती है, प्रॉपर मिथ है। अच्छा। जो ऑप्थेल्मिक नर्व होती है वो काफ़ी दूर होती है टूथ के रूट से। ठीक है। पहले क्या होता था, पहले तो एक तो डेंटिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। एक 20 गाँव के बाद एक शहर में एक डेंटिस्ट है, और 100 गाँव के ऊपर, मतलब 100 गाँव की पब्लिक एक डेंटिस्ट काफ़ी था। उसका एक रीज़न यही था क्योंकि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा खाई जाती थी। पहले टॉफ़ी, चॉकलेट, ब्रेड, बटर ऐसी चीज़ें थी नहीं। ब्रेड बटर तो था क्योंकि वो नेचुरल सोर्स है। बाकी खाना क्या खाया जाता था, मैंने भी आपको बताया था ना, क्या वो अमरूद खा रहे हैं, वो सेब खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं। इस चीज़ से तो नेचुरल टीथ क्लीन हो जाया करते थे। हैबिट तो थी नहीं, खाने को था ही नहीं। 3 बार रोटी खा ली, सुबह भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, शाम में भी रोटी। जी। और गन्ने उससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हैबिट है ना। बिल्कुल। तो और फ्रूट्स खाने को मिलते थे उनके पास, तो पिज़्ज़ा बर्गर तो था ही नहीं, नूडल्स थे नहीं, तो टीथ तो उनके ऑटोमेटिक क्लीन रहा करते थे, खराब होने का तो रीज़न ही नहीं था। अब वो इस एज में दांत को हिला, 70s 80s में, किसी का 60s में, उस कंडीशन में वो डेंटिस्ट के पास गए और आ गए, उस एज में तो आंखें ऑटोमेटिक ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो वो लगता था यार जब से दांत निकलवाया ना मुझे दिखना कम हो गया है। तो ये मिथ चलते यहाँ तक आ गया कि ऊपर के दांत निकलवाने से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल, तो जितने बुजुर्ग हैं जिनके दांत नहीं है वो तो सारे अंधे हो जाते। दिखता तो नहीं अभी प्रॉपर है, सबकी आंखें थोड़ा वीक हुई हैं। अगर नसें जुड़ी हुई होती सारे दांत निकल गए तो फिर तो प्रॉपर अंधा होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं होता। तो ये 100% मिथ है कि दांत निकलवाने से आंखें कमजोर हो जाती है, ऐसा नहीं। और ये भी कहते थे बड़े बूढ़े कि एक दांत निकलवाओगे तो सारे हिल हिल के टूट जाएंगे। हाँ देखिए, तो उसका ऐड वो है। अभी आपका फॉर एग्जांपल बीच में कोई दांत है, आप उस दांत को निकलवा देते हैं, तो जो पीछे की जो दांत है ना, फॉर एग्जांपल ये दांत है आपका, ये निकल गया, तो ये जो दांत है ना इसको ऐसे ये ड्रिफ्ट कर जाएगा। हाँ, सपोर्ट खत्म हो गया, सपोर्ट खत्म हो गई। अभी इधर दीवार झुक गई तो इधर गैप बन गया। ऊपर वाला जो दांत है वो धीरे धीरे सुपरा इरप्ट हो जाता है, नीचे की साइड में लटक जाता है। जब वो नीचे लटकेगा ना तो ऊपर भी जगह बन गई और नीचे वाले भी ऐसे करके ड्रिफ्ट कर गए, तो उसके साइड में भी जगह बन गई। तो इस एक दांत निकलवाने से 1 2 3 4 दांत आपके ऑटोमेटिक खराब हो गए धीरे धीरे करके। इसलिए दांत निकलवाना नहीं चाहिए, रूट कैनाल करा करके उस पर क्राउन लगवा ले, बच जाएगा। इन केस नहीं है कंडीशन के बच गया है, बचने की कंडीशन में नहीं है, तो फिर आपको निकलवाने के बाद वो लगवा लेना चाहिए, वो जरूरी है लगाने के लिए, सपोर्ट रहे। हाँ, वो तीस सपोर्ट रहे, आगे पीछे दांत जो है वो ड्रिफ्ट ना करें। और अगर वो ड्रिफ्ट कर जाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो बैलेंस था ना, जॉ का, दांत का मिलने का, ऐसे वो चेंज हो गया, और थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपको एमपीडीएस स्टार्ट है। एमपीडीएस होता है मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम। अच्छा। जो मसल्स है ना आपके फेस की वो डिसफंक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। माइग्रेन, 40% माइग्रेन फीमेल्स को एक दांत निकलवाने की वजह से होता है, फीमेल को पता नहीं है कि यार ये मुझे माइग्रेन हो गया रहा, वो माइग्रेन की दवाई खाए जा रहे हैं। मैं भी आज पहली बार सुन रही हूँ। हाँ, तो आपका एक दांत निकलवाने से आपको माइग्रेन होगा, और इस लेवल का होगा कि आपको कभी कभी पता भी नहीं चलेगा कि मेरा इस दांत की वजह से हुआ है। वो एमपीडीएस हुआ, मायोफेशियल पेन डिसफंक्शन सिंड्रोम, ये इसकी वजह से होता वो दांत निकलवाने में। इसलिए दांत कभी भी निकल जाए आपको लगवा लेना चाहिए। सर, आप बार बार रूट कैनाल का जिक्र कर रहे हैं, तो ये आरसीटी है ना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये होता क्या है?
आरसीटी असल में एक दांत की नस का इलाज होता है। दांत की नस का इलाज वो कब किया जाता है, मैं समझाता हूँ आपको। दांत के अंदर 3 लेयर है। पहली लेयर हो गई इनामल, दूसरी हमारी डेंटिन, तीसरी पल्प। जो इनामल है ना, वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है, वही हमारे दांत को बचा के रखती है ठंडा गर्म सब चीज़ से। और जो इनामल है वो हमारा बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। हमारी कोई बोन वगैरह इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारा इनामल है। एक आदमी बचपन से लेके 6-7 साल की उम्र में पक्के दांत आ जाते हैं जी। और 80 तक अगर वो जी रहा तो 80 साल तक वो दांतों से ही खा रहा, उसको वो दांत कंटिन्यू घिस रहे हैं, लेकिन इनामल आपको बचा के रखा हुआ है। तो सोचो कितना आप किसी हड्डी को घिसोगे, आपको सोचा आप हड्डी एक साल में 2 टुकड़े घिस घिस के चूरा हो जाएगी, लेकिन इनामल आपका इतना स्ट्रांग है, इनामल आपका बचा रहा है। लेकिन जब आपका इनामल डिके हो जाता है ना, तो जो उसके अंदर डेंटिन है, जो सेकंड लेयर है, वो आपकी सेंसिटिव लेयर है। उसके अंदर नर्व के ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो सेंसेशन नर्व तक पहुंचा देते हैं। आपने ऐड देखा होगा सेंसोडाइन का कि वो ट्यूब्यूल्स को बंद कर देता है गड्ढों को। वो डेंटिन, जब इनामल आपका वीक हो गया, डिके हो गया, तो डेंटिन के ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देता है। अगर वो डेंटिन के ट्यूब्यूल तक पहुंच गई है कैरीज, तो आपको ठंडा लगना स्टार्ट होगा, गर्म नहीं लगेगा। उस कंडीशन पे आपको क्या करना है कि आपको फिलिंग करा लेनी है, या डेंटिस्ट को चेक करा लें कि आपको किस चीज़ की नीड है। वैसे मेजॉरिटी तो फिलिंग से ठीक हो जाती है। अच्छा। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, ये भी सिम्टम कुछ दिन के लिए आते हैं। आपने टूथपेस्ट से कवर कर लिया, लेकिन सिम्टम तो बंद हो गए, लेकिन वो कैरीज तो वहीं की वहीं है ना, उसको ग्रो होती है। अब वो ग्रो होकर के सीधे नर्व्स तक पहुंच जाएगी। जिस दिन वो नर्व्स तक पहुंचेगी उस दिन आपको पेन स्टार्ट होगा। अब तक पेन नहीं हुआ था। अब पेन के लिए जो डेंटिस्ट के पास गए तो डेंटिस्ट ने चेक किया, एक्सरे में देखा, अब तो आपको रूट कैनाल करानी पड़ेगी। अब पेशेंट क्या कह रहा है कि मुझे फिलिंग करानी है, मुझे मसाला भरवाना है। अब उसको कैसे समझाएं कि फिलिंग की जब कंडीशन थी, जब तो आप आए नहीं। अब वो कह रहे हैं कि मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे दर्द तो आज ही हुआ है। तो दर्द तब होता है जब आपकी लास्ट स्टेज होती है, उससे पहले तो नॉर्मल सिम्टम होते हैं। इसलिए आपको फिलिंग हर 6 महीने में क्यों चेकअप कराना चाहिए? उसका रीज़न तो यही है ना कि आपकी फिलिंग प्रॉपर हो जाए, आपके टीथ को मेंटेन रखें इनेमल या डेंटिन पर ही, पल्प तक ना पहुंच पाए वो कैरीज। अगर पल्प तक पहुंच गई तो सिर्फ आपको रूट कैनाल ही करानी पड़ेगी। रूट कैनाल के अलावा आपके पास दांत बचाने का दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए बेटर यही है कि दांत निकलवाने से लाख गुना अच्छा है कि आपको रूट कैनाल कराएं, क्योंकि एमपीडीएस से बच जाएंगे आप, आपका फंक्शन बचा रहेगा। आप दांत निकलवा दिया, बाद में दांत लगवा रहे हैं तो 2 दांत घिसने पड़ेंगे या इम्प्लांट कराना पड़ेगा, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाएंगी। रूट कैनाल में कम है, लेकिन रूट कैनाल से ज़्यादा कम कहाँ है? जहाँ फिलिंग हो जाएगी। तो अगर आप टाइम से चेकअप कराएंगे तो ठीक है, अदरवाइज डेंटिस्ट तो कभी नहीं कराते, सॉरी इंडियंस तो कभी नहीं चेक कराते टाइम से। उनको तो तभी जाना है डेंटिस्ट के पास जब मुझे दर्द स्टेज आ जाएगी तभी जाना है। हाँ, तो उसके बाद फिर आपको रूट कैनाल ही करानी पड़ेगी, फिलिंग से काम नहीं होगा। तो सर आरसीटी अगर जब करा ली तो उसके बाद भी पेन होता है या नहीं? नहीं, आरसीटी के बाद पेन ठीक हो जाता है। पेन ठीक हो जाता है, हाँ, ठीक प्रॉपर ठीक हो जाता है। तो सर आरसीटी के बाद भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं पेन हो रहा है, तो फिर ये क्यों हो रहा होता है? नहीं देखो, आरसीटी के बाद में ना ऐसे बहुत केसेस आते हैं कि आरसीटी के बाद पेन हो रहा है, तो उसमें आरसीटी में दिक्कत है। कई बार ये होता है कि पेशेंट के साथ दिक्कत है, मेजॉरिटी ना आरसीटी में दिक्कत है। पेशेंट ने आरसीटी कराई, उस पेशेंट के साथ क्या होता है कि वो ना कंपेयर कर रहे हैं हमारे को, यार वो तो 1500 की आरसीटी कर रहे हैं, वो 2000 की कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि यार वो हार्ट का ऑपरेशन 1 लाख का कर रहा है, आप 4 लाख का क्यों कर रहे हैं? उनको पता है कि यार इनका स्किल अलग है। वो कभी फिजिशियन के पास जाकर के कहेंगे कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दो, मेरा किडनी का कर दो, मेरा गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कर दो, कभी नहीं कहेंगे। उनको प्रॉपर स्पेशलिस्ट है। तो डेंटिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या, दांत में दर्द हुआ वो फिजिशियन से दवाइयाँ ले रहे हैं। अब वो दवाइयाँ का उसमें रोल ही नहीं है, वो 15 दिन 1 महीना दवाइयाँ खाएंगे, उसके बाद वो फिर डेंटिस्ट के पास ही रेफर कर देंगे। पेन किलर देते हैं और एंटीबायोटिक दे देते हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स वहाँ थी वो तो सॉल्व नहीं हुई ना जी। अब जब फिजिशियन के पास जा रहे हो, आपके अंदर इतनी समझ नहीं है कि डेंटल पेन है तो मुझे डेंटिस्ट को दिखाना है। दूसरी चीज आपको ये भी समझ नहीं है कि मैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर करवा रहा हूँ, नस का इलाज करवा रहा हूँ, नसों का गुच्छा, उसकी एनाटॉमी इतनी हार्ड है कि उसको रिमूव करना, उसको प्रॉपर शेप देना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है। आप किसी भी क्वैक के पास गए, उसको यही पता नहीं कि इसमें टूथ में रूट कितनी है, कितनी कैनाल्स हैं, कहाँ से क्लीन करना है, क्या वर्किंग लेंथ होती है, ये उसको कोई नॉलेज नहीं। उसने एक गड्ढा किया, आपका प्रेशर रिलीज हुआ, आपको आराम मिल गया, कुछ दिन बाद वो फिर दर्द कर रहा है। आप किसी और डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने कहा जी आपकी तो आरसीटी बेकार हुई है। बहुत, मेरे हिसाब से मोर देन 1000 केसेस मेरे पास ऐसे हैं जिसकी आरसीटी में आर भी नहीं हुई, एक्सेस भी प्रॉपर नहीं हुई। अब उनके पैसे वहाँ भी गए, फिर रीआरसीटी के पैसे हमारे यहाँ पर डबल देने पड़ रहे हैं। रीआरसीटी के चार्जेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए केस बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। खराब हो जाता है, उसको रिपेयर करना है, दोबारा ठीक करना है। तो इसलिए आपको ना खुद ही पहले एनालिसिस करना है कि यार मुझे जिस
डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ, क्या वहाँ पर के जो रूट कैनाल से वो ठीक हो रहे हैं नहीं, और इनको नॉलेज है नहीं है। एक्सरे नहीं है, 10-10 साल से लोगों के क्लिनिक है, 20-20 साल से क्लिनिक, एक्सरे की मशीन नहीं है उनके पास, 20-25 हज़ार रुपए की ट्रीटमेंट आप उनसे 40 हज़ार का करवा रहे हैं। बहुत केसेस हैं ऐसे, इसीलिए डेंटल में स्कैम ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट को भी नॉलेज नहीं है और वो कंपेयर कर रहा है, वो देख ही नहीं रहे कि इनका स्किल क्या है। तो यही है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, खुद को भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार मैं जो ट्रीटमेंट कराने जा रहा हूँ, क्या वो ये इनसे कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए, सही है नहीं है, या ये जो कर रहे हैं वो सही ट्रीटमेंट कर रहे हैं नहीं कर। ये मेजोरिटी केसेस है कि रूट कैनाल में दिक्कत है। तो 2-4-5% ऐसा होता है कि टूथ में दिक्कत है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है कि रूट कैनाल ठीक हुई है, कोई ऐसी पैथोलॉजी है जो हील ही नहीं हो रही है, पेरियापाइकल, उसको तो बॉडी हील करेगी ना, तो बॉडी की इम्यूनिटी वर्क नहीं कर रही है। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है, पेशेंट ने दोबारा केयर नहीं की, फुल लॉजमेंट हो रहा है, ब्रश ठीक से प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैंने RCT करवा लिया तो ये अमर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आपको नेचुरल दांत की तरह ही उसकी केयर करनी है, उसमें दोबारा कैरीज लग जाएगी अगर आप नहीं केयर करेंगे, और दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो पेशेंट की केयरलेस की वजह से भी होता है। लेकिन ये केसेस कम है, और ये जो रूट कैनाल में दिक्कत है ना, ये केसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो सर आप जैसे बहुत सारे केसेस आपने अपने क्लिनिक पे देखे होंगे, जाहिर है आप डेंटिस्ट हैं तो दांत खराब करके ही लोग आते हैं आपके पास, तो मेन मतलब कॉमन वजह क्या होती होगी दांत खराब होने की, आप क्या देखते हैं? कॉमन वजह दांत खराब होने की ना, सब यहाँ पर ना एक रील ले लेना इस पर। सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है ना, आपको मैं बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी जानवर को, बिल्ली, शेर, कुत्ता या कोई भी जानवर, हिरन, आपने कभी उसको देखा है कि जो अच्छा पालतू जानवर है उनको तो आपने समझ सकते हैं कि आप उनको गर्म दूध दें, कभी वो पियेंगे? नहीं। कभी बिल्ली गर्म दूध नहीं पीती। आप उनको फ्रिज का दे दें, कभी नहीं पियेंगे। एक्सेस ठंडा, एक्सेस गर्म हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, ऐसी हमारी लिगामेंट की कैपेसिटी है दांत के। अगर आप उसको एक्सेस गर्म देंगे और एक्सेस ठंडा देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, गर्मियों में बिल्कुल चिल्ड पानी पीना है और गर्म एकदम चाय पीनी है। तो ये सबसे कॉमन रीजन है कि आपको दांतों की केयर के साथ साथ इस चीज से ही बचना है, नेचुरल पे फोकस रखना है। अगर आप ज्यादा एक्सेस ठंडा या एक्सेस गर्म यूज करेंगे ना, तो दांत बहुत जल्दी आपके खराब हो जाएंगे, जल्दी गिर जाएंगे। जैसे बड़े पहले कहते थे ठंडा गर्म हो जाएगा, मतलब एकदम ठंडा गर्म एक साथ तो करना ही नहीं है, अलग अलग भी बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं करना है, कोई भी चीज एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो सर इनसे बचा कैसे जा सकता है, क्या हैबिट हम अपनाएं जो हम इन सब चीजों से बच सकें? इसमें कोई हैबिट की नहीं, बस इतनी समझ हो जानी चाहिए कि यार मैं ज़्यादा ठंडा पीऊँगा तो, सपोज करो ज़्यादा ठंडे पानी से अगर मैं नहाऊंगा तो जुकाम तो होगा ही ना, ऐसे ज़्यादा गर्म से नहाऊंगा तो मेरी स्किन खराब होगी। ऐसे समझ लें कि दांत में अगर बहुत ज़्यादा गर्म पीऊँगा, चाहे एकदम चुस्की ले लेकर बहुत ज़्यादा एक्सेस, तो मेरे दांतों के लिगामेंट पे, मेरे टीथ पे इफेक्ट करेगा। अगर जो अवेयरनेस, जो अवेयर होंगे वो अवॉइड करते ही हैं, जिसको अवॉइड नहीं करनी उसको टेंशन नहीं लेनी, उनके दांत गिर जाते हैं बस, फिर वो डेंटिस्ट के पास चले आएंगे। सर एक ऐसे सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि आपने बताया ब्रश करना चाहिए, मगर किसी के दांत बहुत अच्छे भी हैं, उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई दर्द भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर वो ब्रश कर रहा है, जैसे आपने सेंसोडाइन का जिक्र किया, सेंसोडाइन से कर रहा है तो उसको साइड से ना गम से आपके गाल से जो स्किन होती है वाइट वाइट कुछ निकल रहा है, तो वो क्या होता है? मतलब जैसे नहीं तो वो लीरे से कुछ वाइट वाइट ऐसे पूरे में ऐसे लगता है जैसे कुछ कीड़े से आ गए हों मुंह में। नहीं वो क्या है? वो एक तरह से प्लाक होता है जो हमारे दांतों पे जम जाता है। अच्छा। टार या प्लाक। तो वो तार सा। टाटर या कैलकुलस तब होता है क्योंकि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाएगी ना, तो वहाँ धीरे धीरे जम जाता है। हमारा जो सलाइवा है ना, मुंह का जो सलाइवा, वही दांतों को और मुंह को क्लीन रखता है, लेकिन वहाँ पे सलाइवा कम जा पाता है। आप सोचो टंग कहाँ जाएगा, ऐसे नहीं जा पाती ना ज़्यादा, इसलिए वहाँ फूड लॉस में ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ के दांत जल्दी खराब होते हैं। तो ब्रश जब भी करें तो मेरे हिसाब से एक बार तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर स्विच कर लें। ठीक है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर मैनुअल के। थोड़े से महंगे 1500, 1000 या 2000, पर इतने महंगे नहीं है कि एक डेंटिस्ट की विजिट उससे डबल महंगी होती है। तो बेटर है कि आप ब्रश इलेक्ट्रिक पर स्विच कर लें, कोई से भी ले लें, बहुत कंपनियां हैं, अमेजन पे चेक करें आप। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक टूथब्रश ज़्यादा अच्छे से क्लीन करते हैं एज कम्पेयर उसके। दूसरी चीज़, वो रोटेशन मूवमेंट पे होते हैं, तो आपको जो सर्वाइकल एब्रेजन है ना, जब आप ऐसे हॉरिजॉन्टल दांत को ब्रश कर रहे हैं, तो गम्स और दांत के बीच में ना एक लाइन होती है, सर्वाइकल एरिया, गर्दन जो कहते हैं दांत की, वहाँ से घिस जाते हैं। अच्छा। और जब वो घिस जाते हैं तो पानी वहाँ ज़्यादा लगता है, वहाँ इनेमल बहुत थिन होता है, इसकी वजह से जल्दी घिस जाता है, तो पानी जो लगता है ना वो वहीं से लगता है, वहीं से डिके ज़्यादा होते हैं, तो उससे बचा जा सकता है इलेक्ट्रिक टूथब्रश की वजह से। तो स्विच करना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, और सर ब्रश कितने दिन में चेंज कर लेना चाहिए?
वो हैबिट के ऊपर पड़ता है, 3 to 4 मंथ में कर लेना 3 to 4 चाहिए, मंथ्स में मतलब नॉर्मली कर लेना कर चाहिए, लेना चाहिए। चाहे वो उसके ब्रिजल्स सही भी हो। जैसे कोई लोग दिमाग में रखते हैं ना कि अरे दांत अभी तो हमारा ब्रश अगर नया ब्रशेस है। ठीक है, अच्छा है, तो कई बार होता है कि अच्छी जो क्वालिटी के ब्रशेस होते हैं हम्म वो 6 मंथ में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमने आरसीटी की भी बात की थी अभी, तो आरसीटी के बाद ये कैप लगाना क्यों जरूरी होता है? आरसीटी के बाद कैप लगाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आरसीटी का मतलब ही यही है कि आपने रूट कैनाल किया जो है उसमें एक होल किया, आपका दांत पहले ही खराब था, अब उसमें होल भी कर दे तो उसकी जो वॉल्स है ना वो थिन हो गई, जो दीवारें हैं उसकी सपोर्ट कम हो गई, आपने उसके अंदर फिलिंग कर दोगे, ऊपर से जैसी फोर्स पड़ेगी तो वो दांत बीच में से फट जाता है, तो ज़्यादातर फट जाता है, और फटने से बचाने के लिए, ब्रेक होने से बचाने के लिए हमको कैप लगाना पड़ता है। जो दांत हमारा डिके हो चुका था वो डिके वापस स्ट्रक्चर लाना, खाना दोबारा ना फंसे, तो वो वॉल्स को जो कवर करते हैं दांत की शेप स्ट्रक्चर वापस लाने के लिए हमें कैप लगाना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, और ये कितनी तरह की कैप्स होती हैं या एक ही तरह कैप की? तो बहुत सारी तरह की होती है, पर जो अच्छी क्वालिटीज़ की कैप है ना, जो 3 तरह की कैप होती है मैं बता देता हूँ। एक होती है मेटल की, एक होती है मेटल सिरेमिक, एक होती है फुल सिरेमिक। फुल सिरेमिक हमारी जिरकोनिया होती है, जो मेटल और सिरेमिक है। अब मेटल सिरेमिक में भी कई क्वालिटी आ गई, DMLS आ गई या टाइटेनियम अलॉय आ गए। तो जो टाइटेनियम अलॉय के ऊपर जो सिरेमिक लगाया जाता है ना वो स्ट्रॉन्ग भी होती है और वो हमारे CT स्कैन कराने में भी हेल्पफुल होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये 2 कैप जिरकोनिया और टाइटेनियम अलॉय के साथ में आइवोकुलर क्राउन वगैरह, ये सबसे अच्छी क्वालिटी की कैप है। अच्छा, और इनकी क्या कॉस्ट होती होगी? कॉस्ट 6,000 to 15,000 इनकी नॉर्मल कॉस्ट है। अच्छा, 6,000 से स्टार्ट हो जाती है और 15,000 तक, 15,000 कहीं कहीं पर 25,000 भी चार्ज करते हैं, वो डिपेंड ऑन डॉक्टर्स का स्केल, हॉस्पिटैलिटी, एरिया, लोकेशन, वो सारी चीज़ डिपेंड। तो सर मेरा अगला सवाल है कि एक्सीडेंट्स होते रहते हैं ना रोड पे या कहीं पर भी, तो दांत भी टूट जाते हैं लोगों के, जबड़ा टूट जाता है, तो ये किस तरह होता है, मतलब इसका कैसे फिक्स होगा, इसका कोई इलाज है? देखिए, जो ट्रॉमा होता है ना, फेशियल ट्रॉमा या जॉ का ट्रॉमा, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक ये हुई होती है, जो मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डेंटल की ट्रीटमेंट नहीं होते हैं, तो अब उनके और भी चोट लगी है जब तक वो उसका इलाज करा रहे हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हमारे पास जो एक्सीडेंट हुआ था जॉ का 1.5 महीने बाद आ रहे हैं। तो जो हड्डी का एक प्रोसीजर है वो जुड़ना है, वो जुड़ जाता है। 1 महीने में अगर जुड़ गया तो जुड़ जाएगा, वो 1.5 महीने में जुड़ जाएगा। या तो आप उसको हैंड टू हैंड करा लें, अगर 1 महीने बाद दोबारा आप उसको कराने जा रहे हैं तो फिर वो दोबारा उस जॉइंट से तोड़ करके ही ठीक करना पड़ेगा। IMF और बोन प्लेटिंग, ये 2 चीज़ों से हम हड्डी को जोड़ते हैं, जबड़े की हड्डी को। IMF होता है इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन, कि आपके सिर्फ दांत बंद कर दिए, आपका जहाँ से जबड़ा टूटा है वो फेवरेबल है, यानी ज़्यादा गैप नहीं आया है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा है, तो वो सिर्फ तार से बंद करेंगे। तार से बंद करने का एक ही काम है कि सारे दांत प्रॉपर पोजीशन पे मिला करके जबड़े को अपनी जगह लाकर उसको बांध दिया जाए, जैसे प्लास्टर बांधते हैं हाथ पे पैर पे, देखा ना, प्लास्टर बांध देते हैं। उसका काम क्या होता है? इमोबिलाइजेशन, दांत हिले नहीं, मतलब हाथ हिले नहीं, जॉइंट हिलेगा नहीं, ऐसे जबड़े का IMF कर दिया जाता है कि जबड़ा हिले नहीं। जब वो हिलेगा नहीं तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते में वो जुड़ जाएगा। एक होता है अनफेवरेबल फ्रैक्चर, मतलब हड्डी टूट के 2 टुकड़े हो गए और वो अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। अब अनफेवरेबल के अंदर बोन प्लेटिंग करनी जरूरी है। अच्छा, बोन प्लेटिंग करने का काम यह है कि आप एज टू एज मिला के उसको बोन में 2 प्लेट डाल दिए, 3 प्लेट जो भी है, उसके बाद IMF कर दिया। जैसे हाथ पे करते हैं कि अगर हाथ 2 टुकड़े हो गए तो आपको क्या करना पड़ता है? रॉड डालनी पड़ती है। रॉड का काम क्या है? वो एज टू एज मिला के सपोर्ट कर देना। ऐसी जॉ के अंदर भी एज टू एज मिला के बोन की प्लेटिंग डाल दी और वो दोबारा ना टूटे, इसलिए 2 से 3 हफ्ते के लिए हम मिनिमम IMF कर देते हैं। 3 हफ्ते बाद वो IMF हटा देते हैं, बोन प्लेटिंग उसको होल्ड करके रखती है। 3 हफ्ते 4 हफ्ते में जबड़ा जुड़ जाता है। अच्छा, किसी किसी में 6 हफ्ते लगते हैं, वरना 4 हफ्ते में जुड़ जाता है। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉमन गलतियां क्या होती है कि एक्सीडेंट आज हुआ है, 1.5 महीने बाद ऑपरेट कराना पड़ा था। 1.5 महीने बाद जब वो ऑपरेट कराते हैं तो वो फिर वो जो जॉइंट, अगर आपका गलत जुड़ गया तो उसको दोबारा तोड़ो, कैलस को तोड़ो, फिर उसके बाद दोबारा से उसको अपनी पोजीशन पे लेके जाओ, तब वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। अगर दिन इन देर कर लें तो फिर आसानी हो जाएगी। हाँ, मतलब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, एक विदिन अ वीक कराते हैं तो वो ज़्यादा आसान होता है, पेशेंट के लिए भी होता है और डेंटिस्ट के लिए भी अच्छा हो जाता है। मगर वो ये ना कि हम लोग सोचते हैं कि पहले हाथ पैर जोड़ लें, उसके बाद दांत हाँ, जोड़ेंगे। जबड़े का दें, और कुछ बार कई बार नॉलेज भी नहीं होती है, पता भी नहीं बिल्कुल। होता। हालांकि इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं होता है, बहुत सारी जगह पर तो कॉस्टली है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ना इसकी जॉ फ्रैक्चर की, वो हम 15,000 से स्टार्ट है। मतलब अगर सिर्फ IMF करना पड़ा तो डिपेंड करता है कि हम 8 to 12,000 में IMF भी कर देते हैं,
और जो बोन प्लेटिंग है वो 15,000 से स्टार्ट है। अगर 1-2 प्लेट डालनी पड़ रही है तो 15 to 20,000 के अप्रोक्स में डाल देते हैं। और जो बोन की प्लेटिंग है ना वो भी टाइटेनियम की डालते हैं, एसएस की नहीं डालते। टाइटेनियम का एडवांटेज ये है कि वो बाद में निकलवाने की कंडीशन कम रहती है, एसएस की जल्दी निकलवानी पड़ जाती है। अच्छा, लेकिन ये क्योर हो सकता है? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, कोई हुआ दिक्कत है। नहीं है इसमें, इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये उनके लिए नया है जिनको नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। मुझे तो बस लगता था दांत दर्द है तो चले जाओ डॉक्टर के पास, या निकलवाना है तो चले जाओ। नहीं। सर हम ये भी देखते हैं कि पहले जो हमारे जो अक्ल दाढ़ होती थी वो टूटती थी और फिर सीधी सीधी निकलती थी, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि वो टेढ़ी निकल रही है, तो ये क्या बदलाव हुआ है? अक्ल दाढ़ असल में पहले एक रीजन था कि पहले हम हार्ड चीजें ज्यादा खाते थे, जिसकी वजह से जॉ जो थी हमारी बड़ी हो जाती थी। हाँ। तो उसको प्रॉपर स्पेस मिलता था निकलने के लिए। अब जितनी सॉफ्ट डाइट पे हम आ गए तो हमारी जॉ छोटी होने लगी है, इसकी वजह से अक्ल दाढ़ को निकलने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो टेढ़ी रह जाती है। और जब वो टेढ़ी रह जाती है तो आगे वाले दांत को हिट करेगी या मसल पेन स्टार्ट कर देगी। कई बार अक्ल दाढ़ में जो इम्पैक्टेड है उसमें सिस्ट बन जाती हैं, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं, इसलिए वो अक्ल दाढ़ निकलवानी पड़ती है। मेजोरिटी आज के टाइम में मैं हिसाब से देखता हूँ 60-70% हमारे पास जो पेशेंट, यंग पेशेंट आ रहा है उसको अक्ल दाढ़ निकलवानी ही पड़ती है। और अक्ल दाढ़ अगर इम्पैक्टेड है तो आपको ऑपरेट करके निकलवाना, माइनर सर्जरी करके ही निकलेगी। अच्छा। विदाउट सर्जरी के नहीं निकलेगी वो, और उसको निकलवाना बेहतर है, पर निकलवाने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप उसको नहीं निकलवाएंगे तो वो फंक्शनल दांत को खराब कर देंगे। हाँ। इसलिए निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खर्चा कितना आता होगा सर इसमें? ऐसे आ जाता है 8 to 10,000, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा। हाँ, पर वो प्रॉपर सर्जरी है, उसको दांत निकलवाना ही ना समझे आप, प्रॉपर सर्जरी है वो। 8 to 10,000 जो नॉर्मल क्लिनिक में, आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ 40,000 to 1 लाख तक चला जाता है। तो सर आजकल लोग अपनी स्माइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना? आपने शुरू में अलाइनर्स की बात करी, तो ये अलाइनर्स आखिर होता क्या है? अलाइनर्स और ब्रेसेस, इन दोनों का काम एक ही है कि वो आपके जो टीथ है, मेल अलाइन है, अच्छा, या माल ओक्लूजन है, मतलब टेढ़े मेढ़े हैं या दांत बाहर की साइड है, ऊपर नीचे है, एक अलाइनमेंट में नहीं है, एक शेप में नहीं है प्रॉपर, तो उसकी ट्रीटमेंट कराना है। वो ट्रीटमेंट 2 तरह से होता है, या तो ब्रेसेस से तार बंधवा लें, ट्रेडिशनल जो। अब जो एडवांस आ गया वो ये आ गया अलाइनर्स। अलाइनर्स एक ट्रे की तरफ ट्रांसपेरेंट ट्रे होती है, वो पहन लो। उस ट्रे को ना इस तरह से स्लाइसिंग करके बनाया जाता है कि आपका दांत ऐसे टेढ़ा है, अभी एक ट्रे ने ऐसा फोर्स दिया, अब यहाँ से वो फोर्स दे जाएगी थोड़ी थोड़ी हर बार। उसको विद इन अ वीक या 15 डेज या 1 मंथ में चेंज करना होता है, उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने कम टाइम में चेंज करना होगा उतनी अच्छी क्वालिटी की अलाइनर्स हैं। 1 महीने वाली सबसे लो क्वालिटी है, 15 डेज वाली उससे अच्छी क्वालिटी है, 1 वीक वाली उससे भी ज़्यादा अच्छी। अब ऐसी भी है कि आफ्टर 3 डेज में भी चेंज करते हैं ट्रेज। तो क्या हुआ कि अगर 3 डेज में चेंज कर रहे हैं और 20 सेट ऑफ आपके अलाइनर्स हैं तो 2 महीने में ट्रीटमेंट खत्म हो गया, और 20 सेट्स हैं और 1 मंथ में चेंज करें तो 20 महीने में खत्म। तो 2 महीने और 20 महीने में फ़र्क आ गया ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जितनी अच्छी क्वालिटी की ट्रेज होंगी उतनी जल्दी वो ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देंगे। तो और कितना टाइम लगता होगा इन सब चीज़ों में? वही तो बता रहा हूँ मैं, जितनी अच्छी क्वालिटी की ट्रेज आपकी बनेंगी अलाइनर्स, वो उतने ही कम टाइम में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपकी विद इन 3 डेज में चेंज करने वाली है तो हो सकता है 2 से 2.5 महीने 3 महीने में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए। अगर और थोड़ी सी लो क्वालिटी है, बस फिर उसमें कॉस्ट का डिफरेंस आता है। जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उनका ट्रीटमेंट 1.5 लाख 2 लाख में चले जाते हैं, और जो थोड़ी सी लो क्वालिटी की ट्रेज होती हैं उसके कम हुआ है, 50,000 60,000 80,000 ऐसे डिपेंड करता है। ड्यूरेशन, लॉन्गर ड्यूरेशन है या नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि अलाइनर्स, ऐसा नहीं कि आप अलाइनर्स से सारे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑर्थो ट्रीटमेंट कुछ केसेस माइल्ड और मॉडरेट जिसमें थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है वही अलाइनर से अच्छे से क्लियर होते हैं। सारे केसेस अलाइनर से ठीक नहीं होते, उसके लिए फिर आपको ब्रेसेस ही लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, बहुत केसेस ऐसे हैं जो हमारे पास इम्पैक्टेड वगैरह हो गए दांत, उसमें अलाइनर्स नहीं लग सकते। पेशेंट अगर ये भी कहें कि जो मैं 5 लाख आपको पे कर रहा हूँ तो भी नहीं होगा, वो ब्रेसेस से ही होगा। हाँ, उससे आएगा ही नहीं वो। अच्छा, लेकिन ये भी ठीक, अगर सही है तो अलाइनर से सेट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसी है, हाँ, तो माइल्ड टू मॉडरेट है तो वो आराम से अलाइनर से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए इसके जरिए लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि अलाइनर्स कौन से वाले अच्छे हैं, 3 दिन वाले अच्छे हैं या 15 दिन वाले अच्छे। हाँ, वो ट्रे की क्वालिटी होती है, हर चीज की क्वालिटी। मेरी सिस्टर ने खुद कराए थे तो उसको 2-2.5 साल लग गए। अब हमें तो पता ही नहीं। और 2-2.5 साल में रिजल्ट भी नहीं मिला होगा? नहीं, रिजल्ट तो मिल गया, मतलब उसका वो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, जो आगे मतलब दांत उसके थोड़े सामने थे, मगर ये नहीं पता था ना, डेंटिस्ट के थ्रू कराया था। डेंटिस्ट के थ्रू, फिर तो मिलेगा। बट ये था ना जैसे आप बता रहे हैं कि जल्दी, मैंने इसीलिए पूछा टाइम का, तो हमें नहीं पता था। लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो क्या वो कर रही है। सर मेरा सब आखिरी सवाल बड़ा कॉमन सा माओ के लिए है, माओ का है, समझिए कि बच्चे छोटे जो हैं वो गिर जाते हैं, जिनके दांत आए हुए होते हैं, तो अक्सर क्या होता है गिर गए या किसी टेबल का कोना लग गया तो उनके दांत
टूट जाते हैं, स्पेशली आगे के, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सबसे देखिए, पहले? दांत दो तरह से टूटते हैं, या तो हाँ। दांत हाफ टूटा है, आधा टूटा है, हाँ, तो वो रिपेयर हो जाता है। ठीक अगर है। दांत आपका इतना टूट गया कि नस एक्सपोज हो गई है, नर्व उसकी पल्प एक्सपोज हो गया है, तो क्या होगा कि फिर उसकी रूट कैनाल करके उसके ऊपर क्राउन लगेगा या कंपोजिट से उसको बिल्डअप किया जाएगा। अच्छा। दो ट्रीटमेंट। अगर किसी वजह से दांत पूरा ही निकल के गिर गया बाहर, तो उस कंडीशन को एवल्जन बोलते हैं, टूथ का एवल्ज हो जाना, बाहर निकल गया। अगर बच्चा 6 या 7 साल से बड़ा है, उसका परमानेंट दांत आ गया है, तीत आ गया है, तो आपको केयर करनी है कि वो तीत उठा करके वापस दूध में रख डाल दो, कच्चे दूध में डालो वहीं इधर उधर से खरीद के, और उसको लेके जाओ डेंटिस्ट के पास, वही तीत वापस रिप्लेस हो जाता है, इस रीइम्प्लांट हो जाता है उसी तीत को, नेचुरल दांत को ही। अगर वो खोना नहीं है, आप लोगों को पता नहीं होता, जहाँ बच्चा गिरा है वो बच्चों को लेके भागते हैं बहुत स्पीड से, दांत को नहीं उठाते। अगर वो उस दांत को साथ लेके जाए तो डेंटिस्ट उसी दांत को वापस लगा देगा, वो ब्लड के साथ वापस जम जाता है, फिर एक तार से उसको जोड़ देते हैं। अभी 1 महीने पहले हमारे पास एक केस आया था, बच्ची गिर गई थी, 9 साल की या 10 साल की बच्ची थी, उसकी क्लिप है, मैं दिखाऊंगा। उस बच्ची का दांत हमने वापस मंगाया, वो वापस रिप्लेस किया, ठीक हो गया, जुड़ गया वो दांत। अरे वाह। तो नेचुरल दांत बच गया, आपको इम्प्लांट से भी बच गए, ब्रिज से बच गए। इसलिए यहाँ पे यही ध्यान रखना होता है कि पूरा दांत निकल गया, परमानेंट टूथ था तो परमानेंट दांत जो आ जाते हैं सामने के, वो 6 साल से स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे वाले 6 से 7 में, सामने वाले 7 से 8 में आ जाते हैं ऑलमोस्ट, किसी का 2-4 महीने ऊपर नीचे होता है। अगर 6 साल से छोटा बच्चा था, दूध का दांत था, अगर रिवल्ज हो गया फिर तो कोई बात नहीं, छोटा है 4 साल का 5 साल का तो चलो जी आ जाएगा, और 2-3 साल का है तो वो भी वापस रीइम्प्लांट हो जाता है, उस टूथ को वापस लेके जाए, अगर वो साबुत निकला है, ब्रेक नहीं हुआ तो वापस रीइम्प्लांट कर सकते हैं उसको। अच्छा। तो ये बस केयर करने की बात है, अगर कभी ऐसा हो किसी के साथ में तो वापस उस नेचुरल दांत को लेकर के जाएं साथ में। अच्छा, तो वो जुड़ जाएगा, वापस जुड़ जाता है। ज़बरदस्त सर। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अपने हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि जो लोग बिल से तो नहीं डरते डेंटिस्ट के, मगर चेयर से डरते हैं बैठने से, उनके लिए आप कुछ मैसेज दे दीजिए कि वो ना डरें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। देखिए, डेंटिस्ट्री के अंदर सबसे सिंपल सा एक चीज़ है कि जितना डेंटिस्ट्री कभी भी कॉस्टली नहीं रही है, एक्सपेंसिव नहीं है, जितना आप नेग्लेक्ट करोगे उतना एक्सपेंसिव बढ़ता जाएगा। मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपको शुरू में ही बताया था, आपकी कैरीज एनेमल पर है तो आपकी फिलिंग हो जाएगी, वो 500-800 में ठीक हो जाएगा। वही कैरीज आपने फिलिंग नहीं कराई, पेन नहीं है आपको, लेकिन वो जैसे ही रूट कैनाल तक पहुंची आपका 5000-8000 का बिल हो जाता है। तो थोड़ी सी देरी आपको परेशानी, फिर उस टाइम तो आपको इंजेक्शन भी नहीं लगना था, अब इंजेक्शन भी लगवाने पड़ेंगे और रूट कैनाल भी करानी पड़ेगी, और आपने और देरी कर दी, रूट कैनाल के बाद भी देरी कर दी तो वो दांत निकालना पड़ेगा, फिर निकाल के फिर एक और एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट बढ़ेगा। तो कभी भी डेंटिस्ट्री जब भी एक्सपेंसिव हुई है वो सब तभी होगी जब आप नेगलेक्ट करेंगे, आप ध्यान नहीं देंगे या टाइम से नहीं जाएंगे। और मतलब उस चेयर से भी नहीं डरेंगे, अगर चेयर से क्या डरना, चेयर होगा तो एक डेंटिस्ट ही है जो आपको आराम से लिटा करके ट्रीटमेंट कर रहा है, खुद बैठा है स्टूल पे, वरना सभी डॉक्टर्स आपके चेयर पे बैठते हैं और पेशेंट स्टूल पे बैठता है। हम देखो कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं पेशेंट को, कि पेशेंट को लेटने के लिए चेयर दे दी और खुद स्टूल पे बैठ के वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, वो वहीं बैठे बैठे सब कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक तो है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आप इतने अच्छे से केयर के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, जितना डरोगे बाद में भी तो ट्रीटमेंट ही कराना है, ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी ज़्यादा हमें नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो देखते रहिए रॉ एंड रिलेटेबल विद सुंबुल, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे रिलेटेबल एंड स्टे हैप्पी। गुड बाय।